नमस्ते। आपने कभी सोचा है कि इंडिया में सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जजेस को आखिर चुनता कौन है? क्या ये प्रोसेस भी आम इलेक्शंस जैसा होता है या कुछ बिल्कुल ही अलग है? तो चलिए, आज के इस एक्सप्लेनर में हम इसी हाई स्टेक्स पावर स्ट्रगल को समझेंगे और देखेंगे कि ये कोलिजियम सिस्टम और एनजेएससी आखिर हैं क्या। ये सुनने में थोड़ा अजीब लगता है ना कि इंडिया दुनिया की इकलौती ऐसी बड़ी डेमोक्रेसी है जहां जजेस ही आगे जजेस को अपॉइंट करते हैं। तो आखिर ये सिस्टम बना कैसे और इसके पीछे की वजह क्या है? ट्रस्ट मी, इसकी कहानी काफी दिलचस्प है। तो सबसे पहले ये कोलिजियम सिस्टम है क्या? बिल्कुल सिंपल शब्दों में समझें तो ये चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया और सुप्रीम कोर्ट के 4 सबसे सीनियर जजेस का एक पैनल है। यही पैनल है जो डिसाइड करता है कि हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में नया जज कौन बनेगा और जजेस के ट्रांसफर्स कहाँ होंगे। दैट्स इट। ओके, तो इस पूरी कहानी को समझने के लिए हम आज़ादी के शुरुआती सालों से शुरू करेंगे। फिर देखेंगे कि कैसे सरकार और न्यायपालिका के बीच एक टक्कर शुरू हुई जिसने 4 ऐतिहासिक जजेस केसेस को जन्म दिया। हम एनजेएससी की कोशिश को भी समझेंगे और फिर देखेंगे कि आज सिस्टम कैसा है और सबसे इंपॉर्टेंट, ये सब हमारे लिए इतना ज़रूरी क्यों है। तो चलिए शुरू करते हैं हमारे पहले चैप्टर से। जब इंडिया एक नया रिपब्लिक बना तो उस वक्त जजेस की नियुक्ति यानी अपॉइंटमेंट्स का सिस्टम आखिर था कैसा? देखिए, शुरू में ब्रिटिश राज के टाइम से ही जजेस को अपॉइंट करने की पावर एग्जीक्यूटिव यानी सरकार के पास थी। आज़ादी के बाद हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 124 में लिखा गया कि प्रेसिडेंट कंसल्टेशन यानी सलाह मशवरे के बाद जजेस को अपॉइंट करेंगे। और 1951 से एक परंपरा शुरू हुई जिसे सीनियरिटी प्रिंसिपल कहते हैं। मतलब सुप्रीम कोर्ट के सबसे सीनियर जज ही चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बनेंगे। पर एक बात यहां जरूर याद रखिएगा, ये एक कन्वेंशन था, कोई कानून नहीं। अब आते हैं 1970s में। ये वो दौर था जब सब कुछ बदल गया। यहां से शुरू हुई एग्जीक्यूटिव यानी सरकार और जुडिशरी के बीच कंट्रोल के लिए एक जबरदस्त टक्कर। हुआ ये कि 1973 में केशवानंदा भारती केस में सुप्रीम कोर्ट ने पार्लियामेंट की कॉन्स्टिट्यूशन को बदलने की पावर पर एक सीमा लगा दी। इससे नाराज होकर उस वक्त की सरकार ने 3 सीनियर जजेस को नजरअंदाज किया और जस्टिस एएन रे को चीफ जस्टिस बना दिया। फिर 1977 में इमरजेंसी के दौरान राइट टू लाइफ के पक्ष में अकेले खड़े होने वाले जस्टिस एचआर खन्ना को भी सुपरसीड कर दिया गया। ये जुडिशरी की आज़ादी पर एकदम सीधा हमला था। जस्टिस खन्ना का विरोध सिर्फ एक लीगल ओपिनियन नहीं था दोस्तों, बल्कि ये इंडिविजुअल लिबर्टी और रूल ऑफ लॉ के लिए एक बहादुर स्टैंड था। उन्होंने उस दौर में सरकार की अनियमित शक्ति के खिलाफ आवाज उठाई, जो आगे चलकर जुडिशियल इंडिपेंडेंस के लिए एक मील का पत्थर साबित हुआ। अब सरकार के इस दखल के बाद जुडिशरी चुप तो नहीं बैठने वाली थी। यहां से शुरू होता है ऐतिहासिक जजेस केसेस का सिलसिला, जिसने इस पावर बैलेंस को पूरी तरह से बदल कर रख दिया। तो ये था राउंड 1, 1981 का फर्स्ट जजेस केस। मुख्य सवाल बिल्कुल सीधा था। आर्टिकल 124 में लिखे कंसल्टेशन शब्द का मतलब क्या कंकरेंस यानी सहमति है? सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुनाया? नहीं। इसका मतलब साफ था, आखिरी फैसला एग्जीक्यूटिव का ही होगा। प्रेसिडेंट के लिए चीफ जस्टिस की सलाह मानना जरूरी नहीं है। तो पहला राउंड गया सरकार के नाम। स्कोर एग्जीक्यूटिव 1, जुडिशरी 0। लेकिन पिक्चर अभी बाकी थी। 1993 में आया सेकेंड जजेस केस। वही सवाल फिर से उठाया गया, कंसल्टेशन का मतलब कंकरेंस है या नहीं। इस बार सुप्रीम कोर्ट ने अपने पिछले फैसले को पलट दिया और कहा हाँ। कोर्ट ने साफ किया कि अपॉइंटमेंट्स के मामले में चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया की राय को ही प्राथमिकता दी जाएगी। और यहीं से जन्म हुआ कोलिजियम का, जिसमें उस वक्त सीजेआई और 2 सीनियर जजेस शामिल थे। और इसी के साथ जुडिशरी ने जोरदार वापसी की। स्कोर अब बराबर हो चुका था, एग्जीक्यूटिव 1, जुडिशरी 1। द गेम वाज ऑन। फिर 1998 में प्रेसिडेंट ने खुद सुप्रीम कोर्ट से कोलिजियम प्रोसेस पर थोड़ी क्लैरिफिकेशन मांगी। इसे थर्ड जजेस केस कहते हैं। इसमें कोर्ट ने अपने पिछले फैसले को और भी मजबूत किया। कॉन्सल्टेशन इक्वल्स कंकरेंस के प्रिंसिपल को दोहराया और कोलिजियम को एक्सपैंड करके 5 मेंबर्स का बना दिया, यानी चीफ जस्टिस और 4 सीनियर मोस्ट जजेस। इस फैसले के बाद जुडिशरी इस पावर स्ट्रगल में आगे निकल चुकी थी। अब स्कोर था एग्जीक्यूटिव 1, जुडिशरी 2। अब अपॉइंटमेंट्स पर न्यायपालिका का कंट्रोल स्थापित हो चुका था। अब देखिए, कोलिजियम सिस्टम पर पारदर्शिता की कमी और भाई भतीजावाद यानी ओपेसिटी एंड नेपोटिज्म के आरोप लगने लगे। इन आलोचनाओं के बीच सरकार ने एक आखिरी कोशिश की। उन्होंने कोलिजियम को रिप्लेस करने के लिए एक नई बॉडी का प्रस्ताव रखा।
ये नया सिस्टम था नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट्स कमीशन या शॉर्ट में NJAC। इसमें जजेस के साथ साथ यूनियन लॉ मिनिस्टर और 2 एमिनेंट पर्सन्स भी शामिल थे। मतलब साफ था, कंट्रोल अब सिर्फ जुडिशरी के हाथ में नहीं रहने वाला था, एग्जीक्यूटिव का भी रोल होगा। लेकिन 2015 में मामला फिर सुप्रीम कोर्ट पहुंचा। ये था 4th जजेस केस और कोर्ट ने इस NJAC एक्ट को असंवैधानिक यानी अनकॉन्स्टिट्यूशनल घोषित कर दिया। कोर्ट का तर्क ये था कि इसमें एग्जीक्यूटिव का दखल जुडिशरी की आज़ादी के लिए एक खतरा है, जो कि कॉन्स्टिट्यूशन के बेसिक स्ट्रक्चर का हिस्सा है। और इसी के साथ इस कॉन्स्टिट्यूशनल टसल का फाइनल स्कोर तय हो गया। एग्जीक्यूटिव 1, जुडिशरी 3, जुडिशरी लेड कोलिजियम सिस्टम की जीत हुई और वही सिस्टम आज तक चला आ रहा है। तो आज का प्रोसेस क्या है? देखिए, कोलिजियम नामों की सिफारिश करता है। ये सिफारिश सरकार के पास जाती है और आखिर में प्रेसिडेंट जज को अपॉइंट करते हैं। लेकिन यहाँ एक ट्विस्ट है। भले ही आखिरी फैसला कोलिजियम का होता है, सरकार रिकमेंडेशंस को डिले कर सकती है, जो अक्सर दोनों के बीच एक फ्रिक्शन पॉइंट बनता है। ओके, तो काफी कुछ कवर कर लिया हमने। चलिए, अब तक हमने जो भी जाना है उस पर एक झटपट नजर डालते हैं और फिर समझेंगे कि इस पूरी बहस का आखिर मतलब क्या है और ये हमारे लिए जरूरी क्यों है। चलिए इस पूरे सफर को 30 सेकंड में रिवाइज करते हैं। फेज 1 आखिरी फैसला सरकार का था। फेज 2 1970s में सरकारी दखलंदाजी के बाद संघर्ष शुरू हुआ। फेज 3 जुडिशरी ने जजेस केसेस के जरिए कोलिजियम सिस्टम बनाया। और फेज 4 आज भी कोलिजियम सिस्टम ही सर्वोपरि है। सिंपल। तो आखिर ये सब इतना मायने क्यों रखता है? वाई डज दिस मैटर? क्योंकि एक आज़ाद न्यायपालिका यानी इंडिपेंडेंट जुडिशरी किसी भी लोकतंत्र का स्तंभ होती है। ये कानून के शासन को बचाती है, सत्ता के दुरुपयोग को रोकती है और आखिर में हम सबके अधिकारों की रक्षा करती है। इसलिए जजेस की नियुक्ति का प्रोसेस आज़ाद और निष्पक्ष होना बेहद ज़रूरी है। और यहीं पर आकर हम एक बहुत बड़े सवाल पर रुकते हैं। एक तरफ कोलिजियम सिस्टम जुडिशियल इंडिपेंडेंस को सुनिश्चित करता है, पर दूसरी तरफ इस पर अपारदर्शी होने का आरोप भी लगता है। तो क्या इससे बेहतर कोई रास्ता हो सकता है? एक ऐसा सिस्टम जो आज़ादी और पारदर्शिता दोनों के बीच एक बैलेंस बना सके? इस पर आपकी क्या राय है? तो ये थी जजेस की नियुक्ति की कहानी। इस एक्सप्लेनर पर आपके क्या विचार हैं, हमें कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। और हाँ, अगर आप किसी और टॉपिक पर ऐसे ही डिटेल्ड एक्सप्लेनर चाहते हैं तो वो भी नीचे कमेंट्स में ज़रूर लिखिए। ऐसे ही अच्छे अच्छे वीडियोस देखने के लिए LLB स्टूडेंट अड्डा को फॉलो करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।